अस्सलाम वालेकुम। सिरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें, किसी और की स्ट्रगल को अपनी से कंपेयर मत करें और ये मत सोचें कि किसी की भी अपनी जो जर्नी है वो आपकी जर्नी से कम मुश्किल है या ज़्यादा मुश्किल है। और छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से हम अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। और कभी किसी की बात नहीं भी अच्छी लगती, बजाय कि फौरी तौर पे गुस्सा करना शुरू हो जाएं, लड़ाई करना शुरू हो जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा सा काम डाउन हो और फिर जाके सिचुएशन को डील करने की कोशिश करें। और कई दफ़ा ऐसे भी छोड़ देना चाहिए कि अच्छा आज नहीं, मैं कल सोचूंगा इस बारे में। और जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं तो आपका कम्प्लीटली पर्सपेक्टिव उस चीज़ के बारे में चेंज हो चुका होता है। इसलिए कभी भी इम्पल्सिव होकर एक्ट मत करें और कोई ऐसा एक्शन मत लें, ऐसे लफ्ज़ मत बोलें जो कि किसी और का दिल दुखा सकते हैं और जो आप कभी वापस नहीं ले पाएंगे। और साथ ही साथ आपको पता है हर दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ करें मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आज के रोज़ की अगर बात करें, फैसलाबाद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा। अगर मैं हवा की बात करूँ तो 3 मीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। यूवी इंडेक्स 1 है और सन प्रोटेक्शन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक लाजमी तौर पे अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। विजिबिलिटी 2 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मौसम जो कल रात काफ़ी बारिश हुई पूरे फैसलाबाद शहर में। इनफैक्ट ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था बिल्कुल थोड़े से वक्त के अंदर, मतलब 5 से 10-15 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली है। और काफ़ी इलाकों में बारिश हुई है, तो कहीं ट्रैवल करें तो तेज़ गाड़ी मत चलाएं। और स्पेशली एक और चीज़ जो कि हम अवॉइड करते हैं, जो अगर पानी कहीं खड़ा हो तो उसमें से तेज़ गाड़ी मत गुजारें, आपकी वजह से किसी और के ऊपर छींटे पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव बात के साथ, एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम वो ये है कि खुश नसीब की 5 अलामतें हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह के यहाँ खुश नसीब लोगों में से हैं या बदनसीब लोगों में से हैं। खुश नसीब आदमी की पहली अलामत लीनुल क़ल्बी, जिसका दिल बड़ा नरम हो, जिसका दिल बड़ा नरम हो। इधर जहन्नम का जिक्र आया, उसकी दिल कांप उठा। इधर जहन्नम का जिक्र आया, उसका दिल कांप उठा। अल्लाह का जिक्र करते हुए उसके दिल से आवाज़ें आना शुरू हो गई। मालूम हुआ कि इसके अंदर लीनुल क़ल्ब, दिल की नरमी मौजूद है। और जिस आदमी में दिल की नरमी मौजूद होती है वो अल्लाह के यहाँ खुश नसीब इंसान होता है। अल्लाह हमें भी इस नेमत से सरफराज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल खुद को इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें। एंड आई थिंक एक चीज़ जो कि हम सब ने सीखी है और रियलाइज़ की है वो यही है कि अगर ज़िंदगी में एक चीज़ कांस्टेंट है तो वो चेंज है। इनफैक्ट तो चेंज से घबराना नहीं चाहिए। किसी की कोई बात अच्छी लगती है, कोई आदत अच्छी लगती है, अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएं। 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज़ को एक हैबिट में तब्दील करने के लिए और 21 दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, स्पेशली अगर आप एक सर्टन एज के ऊपर हैं तो और ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी कभी भी नई आदतों को अपनाने से, अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को अपनाने से घबराएं नहीं और उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करते रहें। साथ ही साथ आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग लोगों को आपके सामने लेकर आएँ। और कई दफ़ा हमारे जो इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ फैसलाबाद शहर पर सेंटर्ड नहीं होते हैं, इनफैक्ट वो फैसलाबाद शहर से बाहर से होते हैं। फिर भी लेकिन एट द सेम टाइम हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के सामने टैलेंट को लेकर आएँ, आर्ट को लेकर आएँ, स्पोर्ट्स को लेकर आएँ। और अगर हम फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें, बहुत बहुत टैलेंटेड लोग फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कमी होने की वजह से, एक डायरेक्शन की कमी होने की वजह से शायद अपने फुल पोटेंशियल को लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए हम हमेशा आपके सामने ऐसे गेस्ट लेकर आते हैं जो कि आपके पोटेंशियल को आप कैसे रीच कर सकते हैं इस बारे में भी बात करते हैं और अपनी जर्नी शेयर करते हैं, अपने सफ़र को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी उस सफ़र से सीख सकें और शायद आपको इंस्पायर भी करें, मोटिवेट भी करें और एक डायरेक्शन मिल जाए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं।
आज हमारे जो गेस्ट होंगे वो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे और साथ ही एक आर्ट से भी रिलेटेड होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि शुरू में शो के हम आर्ट्स के ऊपर फोकस रहे, और फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा तो फिर हम स्पोर्ट्स की तरफ और एथलेटिक्स की तरफ भी आएंगे। लेकिन आर्ट्स के हवाले से भी आपको पता है कि आर्ट इज समथिंग जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में चाहे आपको नज़र आए और आप ज़बान नहीं भी कई दफ़ा समझ पा रहे होते हैं, फिर भी आपके दिल को कई चीज़ें छू जाती हैं, और कभी भी किसी लफ्ज़ की ज़रूरत भी नहीं होती आर्ट्स को लेकर, बिकॉज इट्स एन एक्सप्रेशन जो कि हर कोई महसूस कर सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर से, किस ट्रेडिशन से, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप आर्ट को समझ पाते हैं। आज हमारे साथ दो बहुत ही अमेजिंग, टैलेंटेड, इंस्पिरेशनल गेस्ट मौजूद हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के शो को लेके, बिकॉज आई थिंक बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल होगा। तो जी आगे बढ़ते हुए मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। और हमारे जो गेस्ट हैं, सबसे पहले हमारे साथ जी बख्तियार अली मौजूद हैं, जो कि स्टैचू मेकर हैं, स्टील के स्कल्पचर्स ये बनाते हैं, और इनसे डिटेल में पूछेंगे इनके आर्ट के बारे में भी, और जानेंगे इनकी इंस्पिरेशंस, मोटिवेशन और इनकी अपनी जर्नी के हवाले से। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ आयशा सईद भी मौजूद हैं, और बड़ी ही इंस्पिरेशनल इनकी भी कहानी है, और उस कहानी को भी हम डिटेल से कवर करेंगे, उस बारे में बात करेंगे, और लड़कियों के लिए आप एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आज हमें ज्वाइन करने के लिए। डिस्कशन का आगाज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि पहले हम अपना फोकस आर्ट्स की तरफ रखेंगे। आप अपनी स्कल्पचर्स के हवाले से बताएं, इतना मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को तराश कर शक्ल, एक लफ्ज़ देना, अल्फाज देना बहुत मुश्किल होता है। इस हवाले से बताइएगा आपके आर्ट फॉर्म की इंस्पिरेशन आपके लिए क्या रही है? अगर थोड़ा सा आप बताएं अपने काम के बारे में, और आपकी जो आपका अपना जो सफ़र रहा है वो क्या है? बात यह है कि मैं तो फर्स्ट जब आंख खोली तो मेरा बेसिकल हॉबी थी मेरी फैमिली की गोल्ड स्मिथ के ज्वेलर का दुकान थी हमारी। आर्ट तो हमारे बुनियाद में ऐसे भरा हुआ है जैसे हम सांस लेते वक्त भी आर्ट के साथ खेलने वाले हैं। ब्रीक बिनी का काम जो है ना सोने के काम से ही शुरू होता है, इससे बेहतर आर्ट कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे, और बड़ा ही बारीकी से बारीकी से काम करना पड़ता है, उसके ऊपर नक्शो नगार बनाने पड़ते हैं सोने के ऊपर। इसी नाते से जब मैं स्टूडेंट लाइफ से गुजरा तो उसी दौरानिए में मैंने ये अपना क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्समा बनाया था। तो मैं मेटल की चादर के ऊपर मुजस्समा साजी करता हूँ, और पाकिस्तान में मैं वाहद आर्टिस्ट हूँ जो मेटल शील्ड के ऊपर मुजस्समा साजी करता हूँ, और इसका मुझे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और जब आप मेटल की शीट को लेते हैं उसके बाद किस तरह से उसको शक्ल देते हैं? वो फर्स्ट तो बात ये होती है, अल्मुनियम, कापर, ब्रास, सोना, चांदी, कोई भी मेटल की धात जो नरम होती है, चांदी की हुई या अल्मुनियम की हुई या कापर की हुई या सिक्के की हुई, ये धातें प्लेन चादर की शक्ल में होती है। इसके हम अपने सामने एक तस्वीर रख लेते हैं, उसकी ग्राफिंग वगैरह करके अपने चादर के ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं। उसके चादर के ऊपर एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसको छेनी हथौड़ों से ना उसका कभी नीचे से उसको छेनी हथौड़ों से चोड़ लगाते हैं, कभी ऊपर से लगाते हैं, तो फिर वो एक मुजस्समे की शक्ल में उसको मैं मेटल शील्ड पर मुजस्समे की शक्ल में उसे एडजस्टमेंट करता हूँ। और एक मुजस्समा जो है ये 3 महीने से कम अरसा नहीं लगता, इससे ज़्यादा लग जाता है बनाने में। एक मुजस्समा बनाने के लिए 3 महीने दरकार होते हैं। 3 महीने? हाँ। और ये 3 महीने में कितना वक्त जो है आप देते हैं एक स्टैचू को बनाने में? ये जब शुरू करते हैं तो इसमें एक कुदरत की तरफ से इंसान के अंदर एक उससे लगाव का एडजस्टमेंट होता है। जैसे शायर जब शायरी करता है तो उसके दौरान
उसको उसको वारद होता है कि आप आगे एक लफ्ज़ को दूसरे, एक मिसरे को दूसरे मिसरे से एडजस्टमेंट करें। इसी तरह जब हम छानी हथौड़ों से काम करते हैं ना, तो वो भी एक लगन की बात होती है। जितना उसमें ज़्यादा मोहब्बत से हम जिसको वर्क से काम करेंगे वो मुजस्मा जल्दी भी बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद 3 महीने से जल्दी नहीं बनता, इससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो इस नाते से ये उसकी लगन होनी ज़रूरी होती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि वर्क करते करते ये पोजीशन होती है कि खाना पीना भी इंसान का वो मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैंने कुछ खाना भी है। तो मेरा ये कोशिश होती है कि मैं इसे मुकम्मल करूं। तो इस सिलसिले में जो भी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लगता है उसकी लगन के नाते से लगता है। कैसे फैसला करते हैं कि ये बनाऊंगा मैं या ये स्कल्पचर जो है मुजस्मा बनाना है, कैसे फैसला करते हैं इस चीज़ का? मुजस्मा कैसे, क्या सिलेक्शन आपका होता है, कैसे पता करते हैं अच्छा जी मैं कायदे आज़म का, जिस तरह से वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आपने कायदे आज़म का भी बनाया है, तो कैसे फैसला किया? असल में क्योंकि ये इंसान का ये एक ढांचा होता है जो तस्वीर की शक्ल में आता है। तो मेरी बेसिकल जो आर्ट था, क्योंकि हम नक्शो नुगार भी है ना छानी हथौड़ों से बनाते हैं, तो उसकी तराशिंग वगैरह भी, उसका ऊपर उसको उभारना, उसको दबाना छानियों से, ये हमारा वर्क रहा है। इस नाते से हमें पता चल जाता है कि ये इसकी डिटेल ऊपर आ रही है, इसकी नीचे आ रही है। कभी पीछे से उसको चोट लगानी पड़ती है, कभी आगे से, फिर उसको उसका बैलेंस को चेक करना पड़ता है कि इसका फेस जो है ये डिसिप्लिन में है। अगर ज़्यादा चोट लग जाए तो फिर उसका जो फेस है वो ख़राब हो जाता है। आपने किस उम्र में आगाज़ किया इस शौक़ का, और क्या कोई मजबूरियां थी जिनकी वजह से आपने शुरू किया, या शौक़ था? इसमें बेसिकल तो शौक़ तो मेरा इस बुनियाद पे पड़ा कि ये जो हमारे मुल्क में आसार कदीमा है, नवादरात हैं, उसमें से ये पता चलता है कि ये आसार कदीमा इतने 100 साल पुराने हैं, इतने अरसे के पुराने हैं, और ये फलां तहजीब है, इसका ये कल्चर था, इसके ये खदोखाल हैं। तो उस नाते से मेरे जहन में आया कि मैं भी अपने उस अकाबरीन के मेटल के ऊपर मुजस्मा साजी करूं जिन्होंने ये हमें वतन अजीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर यह ख़िता ज़मीन हमें अता फरमाया। तो मैं इस नाते से इनकी मोहब्बत को और इनकी जो तारीख़ी औराक को मेटल की शील्ड के ऊपर इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद ये पहला जो आपने मुजस्मा बनाया था वो कायदे आज़म का बनाया था? पहला मुजस्मा मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सन 1977 में ये अपना सिक्के के ऊपर मुजस्मा बना हुआ था। तो करेंसी के ऊपर तस्वीर बनी हुई थी, मुजस्मा तस्वीर, उसी को देखकर मैंने ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा बनाया था। और कितना वक्त लगा था आपको ये बनाने में? पहला तो वक्त मेरे से ज़्यादा लगा था, उसमें मेरी डिटेल भी दुरुस्त नहीं थी, लेकिन उसको मैंने बार बार उसको लगन से काम किया। फिर नाई को बनाया, 2-3 मरतबा बनाने के बाद तीसरी मरतबा मैं कामयाब हो गया। उसकी शेड्यूल को मैं समझ गया कि इसको इस तरतीब के नाते से ये इसको एडजस्टमेंट करना है। उसके औजार भी मैंने खुद ही तैयार किए, और जो उसके खदो खाल उभारने में मेरे से उस औजारों की मदद से मुझे हेल्प मिली। अच्छा, और कितने पैसे एक मुजस्मे पे लग जाते हैं उसको बनाने पे? बेसिकल तो इसकी चादर का इतना कोई अपना कोई रेट नहीं होता, उसका रेट वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो वर्क है उसके हिसाब से इसकी मेहनत का हिसाब होता है। तो इसमें टाइम जो लगता है वही उसकी कीमत है। क्या आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है? क्या लोग आपको सही तरह से पैसे देते हैं किसी भी मुजस्मे के? बेसिकल तो मैं ये अपना आर्ट फॉर सेल नहीं करता। फॉर सेल नहीं करते? सोशल नहीं है, लेकिन इससे
बात यह है कि हमें तो ये, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये नई नस्ल जो आ रही है, तो ये आगे जो वक्त गुजर रहा है इन्हें तो पता ही नहीं है ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा है या किसका मुजस्मा है, या ये चौधरी रहमत अली का है, या लियाकत अली खां का है, या नवाब मोहसिन मलक का है, या वक़ारुल मलक का है, या जमालुद्दीन अफ़गानी का है, या सर सैयद अहमद खां का है। ये हमारी तारीख़ी औराक को सही तरीके से हमारी जो अपना जो हुकूमती सतह पे तालीम व तदरीस पर हमारे अकाबरीन को उजागर नहीं किया जा रहा। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपको किसी तरह की मदद मिली है? ना होने के बराबर। ऐसे ही है जैसे ना किसी को पानी दूर से दिखाकर कहना कि ये पी लो, इस तरह की मदद है। ये कौन सी क्या मदद है? कोई मदद नहीं है। क्या कभी कोई नुमाइश या एग्जीबिशन हुई है आपकी, जो ये इतने अच्छे स्कल्पचर्स आप बनाते हैं उनकी? मेरी नुमाइश तो अमूमन ये रेजिडेंट आर्ट काउंसिल चौधरी आसफ साहब हुआ करते थे। आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात है। उस वक़्त हमारी नुमाइशें जो होती थी वो बहुत हमें अशरवार मिलती थी। कोई भी सरकारी डे होता था तो हमें अपना 23 मार्च का हुआ या 14 अगस्त का हुआ या 25 दिसंबर का हुआ या कोई भी प्रोग्राम होता तो हमें मदऊ किया करते थे और हम अपने मुजस्मे वहाँ पे एडजस्टमेंट करते थे। आगे चलते हुए किस तरह के और मुजस्मे बनाने का सोचा? तारीखी जो शख्सियात हैं हमारे मुल्क की, क्या उन्हीं के बनाएंगे या और भी कोई मुजस्मे सोचा? बेसिकल तो ये फील्ड वर्क, मुझे जो हालात मेरे इर्द गिर्द तंग किए जा रहे हैं, मैं आपको हकीकत के ऊपर मबनी बात कर रहा हूँ। मेरी तकरीबन 63 साल की एज हो गई है मुझे वर्क करते हुए, और ये सारा वर्क जो है ना मैं अपनी पॉकेट से कर रहा हूँ। और ये मेरे जो मुजस्मे बने हुए हैं वो मैं तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र में मैंने ये मुजस्मा साजी शुरू की थी। तो इस नाते से जो मैंने वर्क किया हुआ है, मुझे ये इंतज़ामी जो मैं ढांचे की बात करूँगा, हुकूमत की अपर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं उनको थकाने वाली बात करते हैं, जो काम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते उनको अशरवार दिया जाता है। मैं अब थकने वाला नहीं, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए काम करता रहूँगा, मेरा सांस भी पाकिस्तान के लिए। अगर सियासतदानों में से किसी का मुजस्मा बनाने का मौका मिले तो किसका बनाएंगे? सियासतदानों में से सबसे बड़े सियासतदान तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। सबसे बड़े सियासतदान तो लियाकत अली अगर खां। आजकल के सियासतदानों में से किसी का बनाने का मौका? मुझे तो, मैं तो सभी को पाकिस्तान कहूँगा, अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे और मैं सभी को लाइक करूँगा। अच्छा, तो लेकिन आज के जो सियासतदान हैं उनमें से किसी का है जहन में कि इसका मुजस्मा बनना चाहिए, या आज के सियासतदानों से खुश नहीं है? मैंने बोला कि मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं ये कहता कि मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते से मैं किसी की नफी करूँ। तो मेरे ये पाकिस्तानी होने में ना या पाकिस्तानी आर्ट होने में मेरे से ये मैं अपने फ़राइज़ से गफलत करूँगा, क्योंकि मुझे सारे पाकिस्तान से जो मोहब्बत करते हैं मैं उनके सभी के लिए अपना मेरा तन मन धन हर चीज़ हाजिर है। क्या बात है। और पता चलता है कि आप अपने मुल्क से, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप जैसे आर्टिस्ट जब सामने आते हैं और इंस्पिरेशन के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर आज के नौजवान नस्ल को कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज दें? मैं नौजवान नस्ल को तो ये मैसेज देना मुनासिब समझूंगा कि अब जो कौमें अपने अकाबरीन को भूल जाती हैं, अपने माँ बाप को भूल जाती हैं, अपने घर के जो सीनियर फर्द हैं उसे नज़रअंदाज कर देती हैं, वो कौमें सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं, वो कौमें तरक्की नहीं करती, वो आगे जाके शिकस्त खुर्दा कौमों में शुमार होती हैं। अगर इमरान खान का मुजस्मा बनाने का मौका मिले तो बनाएंगे? बनाऊंगा, लेकिन मुझे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो अपने कॉलोफील्ड में अपने ये गहनत पैदा करें, जैसे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली, कहता नहीं था कोई भी, मेरी बात ज़रा गौर से सुने, कहता नहीं था कोई भी मुंह पे बुरा मुझे, इतना खलूस तो मेरे सभी दोस्तों में था।
ये मैं मुनाफकत की पॉलिसी नहीं अपनाना चाहता। इन्हें कायदे अज़म के असूलों के ऊपर चलना पड़ेगा। तो मैं इमरान खान का क्या, मैं इसके अबू का भी बनाऊंगा अगर ये पाकिस्तान के लिए मुखलस होकर काम करें तो। आपने बड़े अच्छे शेर सुनाए, अभी एक और सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हकीकत का नसाब पढ़कर मुनाफकत की किताब लिखना बहुत कठिन है। ख़ज़ां के माथे पर गुलाब आफ्ताब लिखना। जो हालात नज़र आ रहे हैं वो हमें नई नस्ल को आगे लेके जाने वाले हुकूमती अदारे कोई भी हैं, साबका हैं या मौजूदा हैं, जो मेरे दोस्त सियासतदान ये अपने वर्क को आगे चला चुके हैं, वो पाकिस्तान के लिए नई जो कौम है उसे पाकिस्तान बनाने वाले के जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्हें भूलते जा रहे हैं। हमें अपने नसाब में, अपने तालीम व तदरीस में अपने उस अकाबरीन को साथ लेके चलना पड़ेगा जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया। बड़ी ही खूबसूरत बात आपने की है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारे साथ बख्तियार अली स्टैचू मेकर भी मौजूद थे, जो कि अब जो है वो सेट से जा चुके हैं और बहुत अच्छा रहा। इसीलिए हमने पहला अपना जो पोर्शन था उनके ऊपर फोकस रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे जो है आर्ट्स के हवाले से बात कर पाए। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा सेकंड पोर्शन होगा वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के हवाले से होगा, क्रिकेट के हवाले से। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन किया था। एक दफ़ा फिर मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ आयशा सईद मौजूद हैं जो कि क्रिकेटर हैं, उन्हीं के साथ साथ अली रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर है। अभी आपने ज्वाइन किया, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और आई थिंक अली, आप हमेशा ऐसे टैलेंटेड लोगों को सामने लेकर आते हैं जिनकी कहानियाँ इंस्पिरेशनल होती हैं, हम सब के लिए मोटिवेशनल होती हैं। आयशा, आपकी कहानी जो है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, विदाउट अ डाउट। थोड़ा सा मैं बताऊंगी और उसके बाद मैं आयशा को पास ऑन कर दूंगी। लेकिन टू स्टार्ट विद, आयशा क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, एक पैशन होता है हर किसी की ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों और ऐसे फ़राइज़ हों आपके ऊपर, मजबूरियाँ हों जिनकी वजह से आप अपने पैशन को परस्यू ना करते हों, और फिर भी आप उस पैशन को छोड़ें नहीं, बल्कि मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, दिन रात मेहनत करके अपने पैशन की तरफ भी आए और साथ ही साथ जो आपकी मजबूरियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं अपनी, उनको भी निभा सके। और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। और लड़की को होने के नाते वैसे आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहा जाता है लड़कियां नहीं कर पाएंगी, नहीं कर सकेंगी। तो आई थिंक आयशा ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आयशा ना सिर्फ क्रिकेट खेलती हैं और जो उनका शौक है और पैशन है उसे परस्यू करती हैं, लेकिन साथ ही साथ आयशा ने अपनी जिम्मेदारियां और जो घर का उनके ऊपर ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर चलाने के, उन्होंने मसाले जो है वो खुद पैक करती हैं। 12 मसाले आई थिंक आयशा आप मुझे बता रही थी कि आप खुद जो है पैक करती हैं। आप खुद बताना चाहेंगे? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, एंड आई एम रियली सो हैप्पी कि हम आज आपकी कहानी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएंगे, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली इंस्पिरेशन। अच्छा, इस तरह है कि मैं खुद अकबरी मंडी जाती हूँ बाइक पे ही, तो मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है कि भाई की या फादर की या किसी कज़न की हो, तो मैं घर को खुद ही पूरा सपोर्ट करना होता है मैंने अकेली ने। तो मैं खुद अकबरी मंडी से सारे मसाला जात लेकर खुद वापस आकर सारा पैक वगैरह खुद ही करती हूँ। स्केल वगैरह पे ग्राम करना और फिर उसको स्टेपलर के साथ पिनअप करने के बाद 37 के करीब जो हमारी जितनी आइटम्स है ना पाकिस्तान की, लाइक उसमें मिर्चें, गरम मसाला, जितनी भी आइटम्स आ जाती हैं वो सारी पैक करके फिर मार्केट में देना। मेरे पास बड़े स्टोर्स वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे तो ब्रांड चलते हैं जैसे शान, नेस्ले, इस तरह ब्रांड्स हैं। लेकिन ये है कि मैं लाइक जो लोकल शॉप्स, यस, लोकल शॉप्स पे जाना तो वो मेरे लिए मुश्किलात भी होती हैं, क्योंकि मोहल्ले पे जाना और एक लड़की का तो लोग आवाज़ें भी कसते हैं, दुकानदार को जो है ना अपनी प्रोडक्ट देना, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा लाहौर में। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको करूँ, आगे मज़ीद लेकर जाऊँ। तो क्रिकेट जो है उसका तो मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से ही जुनून था कि मैं किसी लेवल पे क्रिकेट खेलूँ। तो नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी क्योंकि फादर भी नहीं थे और भाई के भी इतने नहीं थे वसाइल के वो मतलब सपोर्ट कर सके, क्योंकि घर भी हमारा रेंट पे है, तो मैंने ही सारा चलाना, सारा सर्कल करना। और इस तरह के मतलब उसी मसाला जात के अखराजात से ही क्रिकेट को लेके चलना, तो ये इसी चल रहा है।
और ये जो वीडियो प्ले हो रही है, अगर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इसमें आपको आयशा जो बात कर रही हैं कि मसाले जो है पैक करके सेल करना, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आयशा मोटर बाइक के ऊपर जाकर मोहल्ले और गलियों में ये दुकानों पर सेल करती हैं। और जैसे आयशा ने बताया, लाहौर में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन हर जगह पे आजकल बहुत मौजूद है, और इस एनवायरनमेंट में, एक पेट्रियार्कल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना और एक एग्जाम्पल सेट करना आयशा बहुत बड़ी बात है। और आपकी कहानी इंस्पिरेशन है लड़कियों के लिए जो कि जिनको कहा जाता है कि आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज का जो हमारा ये सेगमेंट है, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खास है। अली रजा, आयशा ने जिस तरह बताया कि पार्ट टाइम वो क्रिकेट खेलती हैं, अपने शौक को भी परस्यू करती हैं और घर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं, और इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे लड़कियों को जैसे आयशा बता रही हैं कि आवाजें कसते हैं लोग, गली मोहल्ले में जाके बहुत मुश्किल होता है, हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्लेयर्स के लिए क्या कर रही है? अभी तक तो प्लेयर के लिए कुछ भी नहीं कर रही। इसमें सबसे बात यह है कि लड़कियों को अक्सर जो है वो तनकीद मिलती है। पहले तो फैमिली जो है वो घर से ही नहीं निकलने देती कि वो कोई गेम करे या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आए। दूसरी गेम में बड़ी मुश्किल से घर वालों को पहले मनाना पड़ता है कि जी को वो इजाज़त दें कि हमने ग्राउंड में जाना है। लेकिन एक चीज़ का पैशन होता है, इसको जो क्रिकेट का है वो पैशन है, एक जुनून है कि अगर जैसे भी है मैंने क्रिकेट खेलनी है। अगर घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करे तो मैं अपनी मदद आपके तहत उस क्रिकेट को खेलना। लेकिन बदकिस्मती से शायद हमारे जो कोचेज और जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट लवर हैं और लोगों को लेकर चले हैं, प्रमोटर हैं जो, उनकी तवज्जो इन बच्चियों के ऊपर नहीं पड़ती। उन्होंने मखसूस अपनी एक टीमें बनाई हुई हैं, उन टीमों को लेकर चलते हैं, उनको हर तरीके की चीजें मुहैया करके देते हैं। कुछ ऐसी चीजें निकालें जो इस तरीके की हैं कि जिनको शौक है। अगर आप जब कोई शौक से खेलता है तो जारी बात है वो शौक में उसको ये नहीं होता कि मैंने पैसा इकट्ठा करना है, मैंने क्रिकेट से अपना नाम बनाना है। उसको ये मैंने क्रिकेट खेलनी है, जैसे भी खेलनी है। उस क्रिकेट को उस खेल को पसंद करने के उस जुनून को साथ लेकर जब कोई इंसान चलता है तो वो कामयाब हर मैदान में होता है। उसको ये होता है कि मैंने आज ग्राउंड में अगर उतरना है, ग्राउंड में अगर खेलना है तो वो मैंने अपने लिए खेलना है, क्रिकेट के लिए खेलना है, ना कि मैंने इसलिए खेलना है कि वो जो बाहर बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। या जो आजकल हमारे क्रिकेट में ये भी चलता है कि प्लेयरों को खरीद लिया जाता है कि अगर आप हमारे टीम में खेलें आपको इतने पैसे देंगे। ये बाकायदा तौर पर चलता है कि आप उस टीम में ना खेलें, ये फाइनल मैच, अच्छा प्लेयर है उसको अच्छी कीमत दी जाती है, जो नॉर्मल प्लेयर उसको नॉर्मल कीमत। लेकिन ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाया जाता, ऐसे प्लेयरों को क्यों नहीं टीम का हिस्सा बनाया जाता, या कोचेज उनको क्यों नहीं सिखाते जो बच्चे खुद खेलना चाहते हैं, जिनको जुनून है। अभी कोचेज की है बात, कोई भी है, जैसे ये है लड़की, इसके अलावा कोई और भी लड़कियां हैं बेशुमार जो फीस पैसे देकर जो है वो फिर ग्राउंड के अंदर आती हैं, कोचेज फिर सिखाते हैं। कम अज कम और कुछ नहीं, ऐसे बच्चों को उनको फ्री तो आप सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी गेम बरकरार सके। इनको मदद करेंगे अगर जितनी टाइम ये मार्केटिंग में लगाती हैं या जितना वक्त ये बाहर रहती हैं या घर वालों को देती हैं, वही टाइम अगर ग्राउंड में लगाएं तो मैं समझता हूं कि जितनी गेम इनकी अगर 40% है तो वो 99% तक चली जाएगी। एंड अली, आपने बड़ी सही बात की कि जितना टाइम आयशा आपको स्पेंड करना पड़ता है अपने काम के ऊपर और जहाँ पर आप जाती हैं, जाकर सेल करती हैं चीज़ें, वही वक्त अगर आप क्रिकेट को दे सकती हो तो कितना अच्छा होगा। अभी तक कभी गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी किस्म का सपोर्ट मिला है? कोई इस तरह के इदारे, एसोसिएशन हैं जो कि मदद करते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं? आप अपने बलबूते पे जो करती हैं वो करती है, कंप्लीटली सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल। और क्या आपके साथ जो और लड़कियां खेलती हैं, कहीं पर आपने देखा है किसी तरह का सपोर्ट कहीं पर ऑफर किया जा रहा हो कोचेस की तरफ से, या वहां पे भी कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। सारी लड़कियां मतलब सपोर्ट करती हैं, फैमिली में फादर हैं, भाई वगैरह हैं। लेकिन ये कि अगर हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ खासा सपोर्ट नहीं है। ना मैंने देखा है, जब से मैं अपनी एकेडमी में आई हुई हूँ मैंने नहीं देखा किसी का सपोर्ट है यहाँ पर किसी भी लड़की को। तो मेरा इस तरह है कि मेरा एक दिन तो अपने काम पे गुजर जाता है, एक दिन मैं क्रिकेट, एक दिन मेरा काम, एक दिन मेरा क्रिकेट, क्योंकि मैंने 5 से 6 घंटे ना मार्केट में रहना होता है। मेरे पास एरिया होते हैं तो वो डिवाइड किए होते हैं मैंने ना। तो ये है कि अक्सर मसाले बीच में से खत्म हो जाते हैं, फिर मुझे दोबारा वापस आना पड़ता है। वो माँ जी घर में काम कर रही होती हैं मेरे साथ, वो भी हेल्प करती हैं। तो उन्होंने काफ़ी मतलब पीछे से तैयार वगैरह किया होता है कि दोबारा आएगी फिर बैठेगी। तो ये है कि काफ़ी मुश्किल होती है। अगर तो मुझे सपोर्ट किया जाए हुकूमत की तरफ से तो मैं क्रिकेट को जो एक दिन देती हूँ, एक दिन छोड़ती हूँ, एक दिन देती हूँ, वो मैं पूरा टाइम दूँ तो बहुत बेहतर हो। आयशा, आपकी अपनी जो जर्नी रही, मुझे उस बारे में भी ज़रूर मैं चाहती हूँ हम अपने ऑडियंस से बात कर सकेंगे। कहाँ पर आपको लगा कि अच्छा नहीं, अब मुझे जिम्मेदारी उठानी है और काम करना है? लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमको पता है आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत रेयरली शायद हमें इस तरह की एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं और एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल और पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करना और ना सिर्फ एग्जिस्ट करना बल्कि थ्राइव करना, अपने पैशन को भी परस्यू करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों को भी निभा पाना बहुत बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आयशा की कहानी आई थिंक हम सब के लिए बड़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, उस हर लड़की के लिए जिसने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सुना है। एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर माई सेल्फ एज वेल व्हेन आई से कि आपको ज़्यादा लोग यही कहते हैं आप नहीं कर पाएंगे और बहुत कम लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप कर पाएंगे। तो आयशा एक एग्जाम्पल है जो कि जिनकी वजह से आई थिंक शायद हर लड़की या कोई लड़की शायद जो इस वक्त सोच रही है शायद मेरे से नहीं होगा, उसको लगे कि शायद आप भी कर सकते हैं। आयशा, किस पॉइंट पे आपको लगा अपनी लाइफ में कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और कहाँ आपकी जर्नी स्टार्ट? बेसिकली 2003 से मेरे बाबा जो थे ना, पहले तो सही थे, मतलब हमें पालना सारा कुछ किया, स्टडी वगैरह करवाई। तो हम छोटे थे तो मेरी सिस्टर भी ना ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी। तो मेरे बाबा की ऐसे साथ तबीयत ख़राब हुई तो वो ना उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। तो मेरे बाबा 2003 से नहीं मिल रहे। तो इस तरह हुआ कि फैमिली में भी अब्बू का सारा सिस्टम था तो हम लोगों को फैमिली में इकट्ठे थे, ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे ताया अब्बू और अब्बू वगैरह। तो उन्होंने ना हमें अलहदा कर दिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन अलहदा कर दिया। अब्बू को भी हम लोगों ने काफ़ी तलाश किया, हम तो छोटे छोटे थे तो अब्बू भी नहीं मिले। तो ये है कि जितनी अब्बू की प्रॉपर्टी वगैरह थी वो उन्होंने कर ली। तो खैर हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। 2003 से हम तीनों बहनें, एक भाई और अम्मी, मतलब हम लोग घर से बेघर तो हो गए थे। हम लोगों ने मतलब लगा लें कि किसी से मतलब किसी के घर रह के भी गुजारा किया। बहुत ना हमने मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिस्टर ने स्टडी कंप्लीट की, बड़ी आपी ने, तो उन्होंने फिर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा ना मतलब सपोर्ट किया स्टडी के हवाले से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना घर लिया, मतलब रेंट पे ही, शुरू से रेंट पे ही रह रहे हैं। अपना तो नहीं बना पाए क्योंकि लाहौर में आपको पता है कि रेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप ही का फिर जब आप ही की शादी हो गई, फिर हमने भाई की शादी की। तो शादी ऐसी धूमधाम से तो नहीं हुई क्योंकि अब्बू नहीं थे तो हमें कोई फैमिली में मिलता भी नहीं था, क्योंकि अब्बू के जाने के बाद हम लोगों की उन लोगों के साथ लड़ाई रहती थी। तो इस तरह था कि हम लोगों ने मतलब नॉर्मल जैसे शादी। एक मिनट के लिए कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे पता है आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये चीज़ें सोचना। अली रजा, यही आई थिंक आज जो मैं कहना चाह रही थी इंट्रोडक्शन में कि इतनी सारी चीज़ों से गुजर कर फिर भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादातर लोग गिव अप कर चुके होते बहुत पहले। सिर्फ उसमें यही है कि दुख यही इसी चीज़ का होता है कि इतनी मेहनत करें और आगे से रिस्पांस ना मिले, या कुछ अदारे या वो लोग जो प्रमोटर हैं, क्रिकेटर प्रमोटर हैं, उनको चाहिए खास करके ऐसे प्लेयरों की जो है वो मदद करें, उनको सपोर्ट करें। और कुछ नहीं तो कम से कम जो इनकी चीज़ें ज़रूरियात की होती हैं क्रिकेट की, या वो चीज़ें जो इनको ज़रूरत होती है क्रिकेट खेलने के लिए, जैसे पैड है, बॉल है, हेलमेट है, किट है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, बैट है, कम से कम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो वो जो प्रमोटर है वो इनकी ये तो मदद कर सकते हैं कि इनको जो है वो चीज़ें मुहैया करके दें। अगर आप घर के, जारी बात है वो अपने घर का करती है। मुझे ये बता रही थी आयशा जी कि जिस दिन हम लोग जो है वो घर से 2 दिन ये मैच खेले, अगर फॉर एग्जाम्पल क्योंकि क्रिकेट भी खेलनी है, कुछ ज़रूरी वजह से या कोचेस कहें कि आपने ये 2 से 3 दिन मैच खेलना है आपने, और लाजमी ये टूर्नामेंट कोई आ जाए, तो उस दौरान घर का जो सेटअप है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक दिन ये घर से मार्केट के लिए निकलती है और एक दिन क्रिकेट खेलती हैं। तो जारी बात है वही है कि जितना कमाना है उतना ही खाना है। अगर एक दिन वो काम पे नहीं जाएंगी या एक दिन ये मार्केट में नहीं जाएंगी तो उस दिन घर में मुश्किलात होती है खाने की भी, क्या पकना है क्या खाना है वो भी। तो मेरी तो गुजारिश उन लोगों के लिए है कि जो क्रिकेट प्रमोटर हैं उनको चाहिए कि खासकर ऐसे बच्चों की जो है वो मदद करें, ताकि ये बच्चे जो है वो आगे निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन। यकीन करें अगर ऐसे बच्चों को आप टाइम देंगे, ऐसे बच्चों को प्रमोट करेंगे, ऐसे लोगों, एक तो अल्लाह ताला भी आप पर राजी होगा और उसके साथ साथ यही बच्चे जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे। एंड अली, आपने बहुत अच्छी बात की। आई थिंक स्पेशली सर्टन सिनेरियोज में और सर्टन एग्जांपल्स, बिकॉज हम एग्जांपल्स देखना चाहते हैं। आयशा, हम चाहते हैं कि आपकी जैसी और हज़ारों लड़कियां जो कि पाकिस्तान में हैं और टैलेंटेड हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म मिल सके, और शायद आज आपकी कहानी से वो भी इंस्पायर होंगी और अपने पैशंस को परस्यू कर पाएंगी और स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर पाएंगे और अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी एक्सेल कर पाएंगे। कितना टाइम, जैसे अली बता रहे थे 2 दिन आप वीक में, कितने दिन आप देते हो क्रिकेट
के लिए? हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, तो एक दिन मैंने क्रिकेट खेलनी है, एक दिन मैंने मार्केट करनी है, क्योंकि मार्केट भी मेरे लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि मसाला जैसे ऐसे हैं कि अगर 12 पैकेट हैं एक लड़ी के अंदर, तो अगर मतलब पूरे मोहल्ले में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा घर होते हैं करीब करीब, तो जाहिर सी बात है हर घर ने वो 10-10 का पैकेट, 20-20 का, 30 का इस तरह होते हैं, तो वो सेल हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं मार्केट भी नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं मार्केट की तरफ जाऊं तो फिर क्रिकेट मेरे लिए वो उसकी भी टेंशन लगी रहती है। फिर मैं अक्सर ऐसा भी करती हूँ कि क्रिकेट पे मैं 10 से लेके 4 बजे तक क्रिकेट पे रहती हूँ। अक्सर मैं 4 से 5 बजे 1 घंटा रेस्ट करके या स्टॉक वगैरह तैयार करना होता है, वो तैयार करके फिर मैं मार्केट जाके रात 10 बजे वापस आती हूँ। अक्सर औकात मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो फिर थकावट इतनी हो जाती है कि फिर मैं कोच से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगले दिन मैं लेट आऊँगी, कि 12 बजे मैं आ जाऊँ, क्योंकि मैं थकी बहुत ज़्यादा होती हूँ। फिर अगले दिन का माल रात को ही बैठ के मैं तैयार करती हूँ। टीवी पे मैचेस वगैरह, जैसे आज PSL चल रहा है आजकल, तो वो देखते देखते या कोई ड्रामा वगैरह देखते देखते रात को अम्मी मैं बैठ के बनाते रहते हैं, और फिर सुबह के लिए स्टॉक तैयार करती हूँ, क्योंकि साथ साथ बनाना, तैयार करना और स्टिल बैठे रहना, तो वो मतलब बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। और आगे चलते हुए क्या करना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो? मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि सारी जो है रियलिटी मेरी आप लोगों के सामने है, तो मैं ये चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं एक तो पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी, इतनी मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं अगर मुझे कोई मौका देता है तो मैं आगे जा सकती हूँ, और मैं आगे जाके दिखाऊंगी। क्योंकि कई मरतबा मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और स्किप करना पड़ी घर को देख के, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पीछे खींच लेती थी, फिर आगे जाती थी, फिर पीछे आ जाती थी। लेकिन अब मैंने अम्मी से मैंने इजाज़त ली, मैं कहा माँ जी मैं ये करना चाहती हूँ। अम्मी ने मुझे कहा कि देख लो तुम कर लोगी। मैंने कहा माँ जी आप मतलब मुझे मौका तो दें। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं बीच में बीमार भी रही, लेकिन फिर भी मैं मतलब जाती रही आती रही। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मौका दिया जाए, क्रिकेट के हवाले से मुझे सपोर्ट किया जाए, जैसे लड़कियों को किया भी जाता है सपोर्ट, जैसे स्पॉन्सर वगैरह होते हैं, या कोई भी अदारे की तरफ से, जहाँ पे मतलब मैं एकेडमी में हूँ वहाँ पे अगर अदारे की तरफ से मुझे सपोर्ट किया जाए, तो ताकि जितनी अर्निंग करके आती हूँ मैंने, जाहिर सी बात है घर का रेंट देना, राशन वगैरह, बिल वगैरह, आजकल आपको पता है जो हालात हैं मुल्क के, तो मैं ये चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मुझे अपनी पॉकेट से लगाना पड़ता है वो पीछे फिर मैं खाली हो जाती हूँ, क्योंकि स्टॉक लाना जाना, पेट्रोल बाइक, ये वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम मैचेस किंग खेलने जाते हैं, जाहिर बात है ट्रैवलिंग का सारा होता है, तो वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल जो है ना वो सिनेरियो होता है मेरे लिए। और आयशा, आई रियली होप कि आज के हमारे शो से कहीं ना कहीं इदारों तक, एसोसिएशंस तक, गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचे, और आपकी और आप जैसी हज़ारों टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाए। सिर्फ मर्दों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती घर की, कई दफ़ा ख़वातीन को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मजबूरियों के तहत उठानी पड़ती है, और इसीलिए ज़रूरी है कि उसी तरह से उनको भी सपोर्ट किया जाए, हमारी प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाए, और ख़वातीन को हर शोबे में आगे आना जो है उनके लिए मुमकिन और आसान बनाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त है हमारे किचन के सेगमेंट का, एंड ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि किचन के सेगमेंट के दौरान आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को किस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इस हवाले से ज़रूर बात करें। एंड हमेशा याद रखें कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एक्चुअली में कनेक्टेड होती है। सो व्हाट्सोएवर हम जितने भी मसरूफ़ हों ज़िंदगी में, जितने भी काम हों, जितनी भी चीज़ें हों जिनको आपको देखना हो, अपने लिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए टाइम निकालना शुरू करें, और कोशिश करें कि चाहे 5 से 10 मिनट निकालना शुरू करें। वॉक करें, मेडिटेट करें, योगा करें, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, एक नई हॉबी डेवलप करें जिससे आप बेहतर तरीके से अपना ख्याल रख सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो एक तो हमारी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और एक सेल्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको बेहतर महसूस होता है, और आपकी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए
क्या चीज़ें हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। मील्स हमारे और हमारी जो ओवरऑल डाइट है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो अच्छे अच्छे मील्स जो हैं अपने लिए प्लान आउट किया करें, एक बैलेंस डाइट की तरफ आने की कोशिश करें। अपनी हर रेसिपी के अंदर, डिशेस के अंदर जो भी मील्स तैयार करते हैं उसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। किसी भी रेसिपी को तैयार करते हुए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफकोर्स कुकिंग ऑयल का इंतखाब होता है और बड़ा ज़रूरी है कि सही कुकिंग ऑयल का इंतखाब किया जाए। अगर मैं सलवा के हवाले से बात करूँ तो सलवा बनास्पति और सलवा कनोला ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल्स के साथ इसको तैयार किया जाता है। कनोला, सोयाबीन, पाम और कॉटन सीड ऑयल से इसको तैयार किया जाता है। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि इसके अंदर ओमेगा भी मौजूद है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आपकी कोई ट्रेडिशनल रेसिपी हो या आपकी मॉडर्न रेसिपी हो जो आप बेक करें या एयर फ्रायर के अंदर तैयार करें, बड़े आराम से सलवा का इस्तेमाल करते हुए उसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि आजकल चाइनीज़ रेसिपीज़ और डिफरेंट तरह की रेसिपीज हमारे घरों में ज़रूर बनाई जाती हैं जो कि हर कोई खाना बहुत बहुत पसंद करता है। इसलिए अगर आप कोई पास्ता बना रहे हैं, स्पेगेटी बना रहे हैं, मेरी पर्सनल फेवरेट स्पेगेटी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आप टोमेटो सॉस के साथ तैयार कर रहे हो, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर आप इनको तैयार कर सकते हैं एक्चुअल में। और ऑयल जो है ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत सारा ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें, आप कम का भी इस्तेमाल करते हुए सेम टेस्ट और सेम टेक्सचर अपने खाने में तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं कोशिश करें कि लाजमी तौर पे उसके पीछे ज़रूर पढ़ें कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं और जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से दूर रहने की कोशिश करें और ओवरऑल अपनी डाइट को बैलेंस रखें। बिकॉज आई थिंक जब भी हम किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन डाइट हो, चाहे वो प्रोटीन डाइट हो, तो हम बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी जो सेहत है वो बेहतर नहीं हो पाती बल्कि और वर्स हो जाती है। इसलिए कभी भी एक चीज़ के ऊपर इंटेंट मत हो जाएं और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करें, बल्कि कोशिश करें एक बैलेंस डाइट खाएं, हेल्दी डाइट खाएं और जो जो चीज़ें आप पसंद करते हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें और ऐसे मत करें कि कंप्लीटली जो है हर चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दें। तो लेकिन बैलेंस आई थिंक इज़ द की वर्ड, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करूं तो चाहे वो हम पाकिस्तान में हों या बाहर हों, आई थिंक एक चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ऑफकोर्स चाय है। वो हमारी फैमिली गैदरिंग्स हो, पढ़ाई का वक्त हो, स्कूल का टाइम हो, काम का टाइम हो, आई थिंक हर जगह पर चाय बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं डेटी के हवाले से बात करूं तो डेटी बनाने वालों का ये दावा है कि टॉप क्वालिटी टी लीव्स से इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ डेटी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है और जो कि अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटी दाने वाली, अगर आप थोड़ी सी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफकोर्स ग्रेट वैल्यू पैक भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि सेम प्राइस के अंदर आपको एक्स्ट्रा पत्ती भी मिल सकती है। एंड आई थिंक वी ऑल अग्री कि जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी भी आपके 100% ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं होती, उसमें हमेशा कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएं तो आप वहाँ पर जाकर एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीद सकते हैं। डीटी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहती है और वो चाहते हैं कि आप लोगों की जो भी रैंडम शॉपिंग है वो भी आप अपने साथ साथ कर सकें। इसलिए बचत के लिए ग्रेट वैल्यू पैक जो है उन्होंने सेलेक्ट किया है। साथ ही साथ डेटी बनाने वाले ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि आप के लिए हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आपको जहन में रखते हुए तैयार किया जाता है, विच इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना पाते हैं जो कि एक्चुअली में उनकी कदर करते हैं और उनकी जो भी चीज़ें उनको पसंद हैं और जिस तरह से सैंपल वो खुद करते हैं हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को, टू मेक श्योर कि आप तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है और एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 विंग दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे किचन का सेगमेंट जारी था जहाँ पे ऑफकोर्स बात की हमने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बेहतर तरीके से ख्याल रखने की और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी आजकल इतनी मसरूफ़ है और इतने काम होते हैं लाइफ में कि हम अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं और कुछ सूरत हाल में जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। उसी वाले से बात करेंगे, स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन के लिए क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए। आज अगर हम बात करें हमारे कंट्री में तो बहुत
हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन किसी न किसी तरह की डेफिशिएंसीज का शिकार होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी तक रियलाइज भी नहीं वो कर पाती हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो डिफरेंट तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, या पोस्ट प्रेगनेंसी जो है उनको वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जिनके बाद काफ़ी सिनेरियोज में उनकी हेल्थ कभी भी उस तरह से वापस जा ही नहीं पाती है जिस तरह से प्री प्रेगनेंसी हुआ करती थी। तो आज हमारा फोकस यही होगा न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, और क्या बीमारियां हैं जिनको सिर्फ अपनी डाइट बेहतर कर कर रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट की सतह पर क्या चीज़ें हैं जो कि लाजमी होना ज़रूरी है, ताकि चाहे वो प्रेग्नेंट खवातीन की हम बात करें या ओवरऑल पोस्ट या प्री प्रेगनेंसी के हवाले से बात करें, अवेयरनेस भी और फैसिलिटीज़ के हवाले से भी कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत ही खास मेहमान आज हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी डॉक्टर सुरैया इख्तियार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं अलाइड हॉस्पिटल से। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ मरियम एहसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटर्नी है अलाइड हॉस्पिटल में, और इससे पहले डॉक्टर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ चुकी हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज से। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। डिस्कशन का आगाज करते हुए आई थिंक बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से बात करें तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज होती हैं। आज अगर हम बात करें हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है फैसिलिटीज़ के हवाले से और कहाँ पर डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ सिटी 41 का, कि आपने हमेशा ही ग़िज़ा के बारे में और सेहत के बारे में बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं, और मैं समझती हूँ कि इससे बहुत अवेयरनेस मिली है, और उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट भी इसको जारी रखेंगे। जितना न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस को शायद इस प्लेटफॉर्म ने इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने अभी तक कहीं और नहीं देखा। अगली आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ कि एक सेहतमंद माशरा जो है वो तभी बन सकता है अगर हमारी जनरेशन सेहतमंद होगी, और उस जनरेशन को जन्म देने वाली एक माँ होती है। अगर माँ ही की सेहत अच्छी नहीं है और वो कुछ मसाइल का शिकार है, तो लाजमी बात है कि जो बच्चा पैदा होगा वो सेहतमंद नहीं होगा, और ख़ुद भी एक माँ जो है ना वो मुख्तलिफ मसाइल में शिकार होके बजाय इसके कि वो फैसिलिटेट करे हमारे माशरे को, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता होता है कि ये हमारे माशरे के ऊपर एक बर्डन बन रहा है। आपकी बात को लेके आगे चलूँगी कि हमारे यहाँ जो ग़िज़ाई कमी होती है प्रेग्नेंट ख़वातीन में, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो वाकई उन्हें अवेलेबल नहीं होती, जो उन्हें इस ड्यूरेशन में मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें मिल भी रही होती हैं तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि हमने कुकिंग कैसे करनी है और हमने कौन सी चीज़ें खानी है, किस चीज़ का किस चीज़ के साथ कम्बिनेशन अच्छा होगा तो हमारी सेहत अच्छी होगी। ये सारी बात फिर आगे यहीं पे आ जाती है कि ये कहते होते हैं कि जिसका काम होता है उसी को करना होता है। चूँकि ग़िज़ा की बात हो रही है, ग़िज़ाई मसाइल की बात हो रही है, तो दिस इज़ नॉट जॉब ऑफ डॉक्टर्स, दिस इज़ जॉब ऑफ डाइटिशियंस। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये भी क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डाइटिशियन हूं। शी इज़ डॉक्टर ऑफ डाइटेटिक्स बट आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम चीफ डाइटिशियन। समटाइम लोगों को इस पे इतराज़ भी होता है कि जी ये डॉक्टर हम इसीलिए कह देते हैं सारे लोग कि ज़ाहिर है हम सारा दिन मरीजों के साथ काम करते हैं, हम वार्ड में जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, तो एक आइडिया हो जाता है उन्हें कि ये डॉक्टर है। मैं आज ये क्लियर करना चाह रही थी जिस पे कुछ लोगों को इतराज़ होता है। अच्छा, अगली बात ये है कि ये किसी एक शख्स का इसमें रोल नहीं है, इसमें पूरे माशरे का रोल है, हमारी गवर्नमेंट का भी रोल है। पहली बात तो मैं वालिदैन की बात करूंगी कि जब किसी बच्ची की शादी होती है, आपने भी देखा होगा कि बेशुमार जहेज बनाया जाता है, बहुत प्लानिंग की जाती है, इसको ये देना है, इसको ये देना है। तो एक माँ जो है अगर वो ये प्लानिंग कर ले कि मैंने अपनी बेटी की शादी के टाइम तो उसे अच्छी सेहत देनी है, तो मेरा ख्याल इससे बढ़ के कोई और बात नहीं होगी। देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बिफोर प्रेगनेंसी एक बच्ची की सेहत कैसी है। हमारे पास ज़्यादातर जो केस आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि जब बच्ची ने कंसीव किया तो वो या तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, ओबेसिटी में थी, या फिर वो अंडरवेट थी। ठीक है, ये दोनों चीजें, अंडरवेट होना और ओवरवेट होना, ये दोनों चीजें कॉम्प्लिकेशंस एक्सट्रीम्स के पीछे क्या वजह है? या तो अंडरवेट या ओवरवेट, बैलेंस क्यों नहीं हमें मिलता? बैलेंस, ये जो बात आप पहले भी कर चुकी हैं, यही मेरा हल, हर चीज का हल है कि बैलेंस क्यों नहीं होती। तो वजह फिर आप भी जानती हैं, वजह ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो अपने वेट की तरफ और अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। उन्हें ये होता है हमने पढ़ना है, सारा दिन बैठे रहना है, खाते रहना है, फिर फूड चेन्स इतनी बन गई, उसकी अट्रैक्शन होती है। तो मकसद वही होता है बात करने का कि आप बिफोर द टाइम क्यों नहीं सोचते। हमारे पास जब आती है ना खवातीन, पेरेंट्स आते हैं कि जी ये मेरी बच्ची की शादी होने में सिर्फ 2 माह बाकी हैं तो आप इसका वजन कम कर दें,
तो देखिए 2 माह में हमने क्या किसी का वजन कम करना, 2 माह में तो ट्रेनिंग भी नहीं पूरी होती। तो होना ये चाहिए कि 1 साल पहले से पेरेंट्स जो है ना वो कोशिश करें कि अपनी बच्ची की सेहत के ऊपर तवज्जो दें। अगर वेट ज्यादा है तो उसको डाइटिशियन के पास लेके जाएं, क्योंकि ये टिप्स के साथ काम नहीं होते कि आपने यूट्यूब से कुछ देख लिया और अपना इलाज खुद ही कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता। जिसका काम है, अगर एडवोकेट का काम है कानून का, तो वो करेगा। टीचर का काम पढ़ाना होता है, डाइटिशियन का काम एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट पहले करना कि वजह क्या है, अगर मोटापा है या अंडरवेट है तो इसके पीछे कहानी क्या है। तो कहानियां तो बहुत सारी हैं, बड़ी लंबी बातें हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसके बाद ईटिंग हैबिट्स, कुछ जरूरत से कम खाते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा खा रहे होते हैं। तो ये सारा असेसमेंट करना होता है हमने, फिर हमने डाइट प्लान देना होता है, फिर हमने काउंसलिंग करनी। ये समझ लें ट्रेनिंग होती है जो हमने किसी भी क्लाइंट की करनी, चाहे वो अंडरवेट है चाहे वो ओवरवेट है, और इसको टाइम लगता है। क्या ये ऑब्सेशन खतरनाक नहीं है? या तो बहुत कम, आई थिंक हर कोई बस यही चाहता है कि वजन कम हो, लेकिन डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। आपके हाइट की वजह से भी आपकी बॉडी टाइप पे बड़ा डिफरेंस पड़ता है। हर कोई साइज 0 नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। और क्या ये बड़ा खतरनाक? बिल्कुल खतरनाक। तो इसीलिए देखें ना, अब हमारी वार्ड्स भरी पड़ी हैं। अगर आप गायनी वार्ड में जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, गायनी वार्ड में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिनका सारा मसला इसके साथ होता है कि या वो ओवरवेट होती है या वो अंडरवेट होती हैं। तो इस खतरनाक हद तक जाने से पहले हम क्यों नहीं सोचते? मैं समझती हूँ हमारा सबका यही फॉल्ट है कि हम हॉस्पिटल का रुख तब करते हैं जब हमारे हाथ से बात निकल चुकी है। क्या ये सोसाइटल प्रेशर की वजह से? एग्जैक्टली ऐसी है। देखिए, मैं यहाँ पे जिक्र करती जाऊँ कि जब एक खातून हामला होती है ना, तो घर में एक नया सीन शुरू हो जाता है। उसमें 2 तरह के सीन होते हैं। एक ये सीन होता है कि एक तरफ एक फैमिली होती है जो कहती है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या कोई नया काम है, ये सारी दुनिया से ये शुरू से चलता आ रहा है, तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये सब कुछ करे, दौड़े भागे काम करे, तो खाना भी वही खाए जो सबके साथ खा रही है, यानी उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंज नहीं किया जाता। एक और फैमिली है या एक और साइड है जहाँ पे जो खुद एक खातून होती है प्रेग्नेंट, वो जब पहला बच्चा पैदा होता है तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती है, उसे खौफ होता है, एक फियर होता है। उसमें कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से उसके टेस्ट बड चेंज हो जाते हैं, उससे खाया नहीं जाता, उसे नोजिया होता है, उसे वॉमिट होती है। और एक और बात कि जो प्रेग्नेंट खातून होती है ना, उसकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ये बड़ा नफ्सियाती मसला है। उसके दिमाग में ये डालना चाहिए कि ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें से तुमने गो थ्रू होना है, इस पर खौफ तारी ना करो और इतना सीरियस ना लो कि तुम समझो कि मैं बीमार हूँ और मैं सारा दिन बेड पे लेटी रहूंगी और बाकी लोग मेरी खिदमत करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये फिर वही आप वाली बात, दरमियानी रास्ता हमेशा यही होता है कि घर वाले भी केयर करें और खुद वो जो एक प्रेग्नेंट खातून है वो भी अपने आप को नॉर्मल करे, वो अपनी जनरल एक्टिविटी करे। ऐसा नहीं कि वो बीमारी को समझ के कि ये बीमारी है तो मैं कुछ भी ना करूं। पूरी सोसाइटी की बात आ जाती है। सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली, फाइनेंशियली उस खातून का हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसे गाइड करना चाहिए। जिसका जो रोल होता है उसने वो रोल अदा करना है। अगर माँ है तो माँ बच्ची को प्रमोट करे कि बेटे आप उठो, काम करो, ये खाओ वो खाओ। अगर सास है वो भी उसी तरह से उसको सपोर्ट करे। गायनेकोलॉजिस्ट है वो दवाई पे ना रखें कि अच्छा जी उल्टी आ रही है तो दवाई खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। बेहतर ये होता है कि दवाई के साथ न्यूट्रिशन से जो चीजें मैनेज हो सकती है उसको वैसे करें। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिशन की वजह से हल हो सकती हैं और पहले होती है इस वजह से कि कोई डेफिशिएंसी? देखिए, गायनी वार्ड में जब मैं राउंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो एक जो ओवरव्यू हमें नजर आता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन इश्यू होता है वो होता है HB का कम होना है, यानी खून की कमी, आयरन की कमी। अब आयरन की कमी एकदम से तो नहीं होती ना, आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो हम सबसे पहले एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये कोशिश करते हैं कि इसका HB लेवल नॉर्मल हो, क्योंकि HB लेवल नॉर्मल होगा तो बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। बच्चा जो माँ के पेट के अंदर, उसे पूरी ग़िज़ा जाएगी। जितना HB कम होगा उतना बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा और माँ की सेहत के ऊपर भी असर पड़ेगा। लिहाजा हम फिर उसका लेवल देखते हैं कि HB का क्या है, उसमें फिर हम उसे न्यूट्रिशन इस तरह की देते हैं, हाई आयरन और रिच इन विटामिन C हम डाइट बताते हैं। हम कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं सम टाइम, उसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो आपकी जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगी। हम कोशिश करते होते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लोग इसको इसलिए खाते पीते हैं कि हमारा खाना हजम हो जाएगा, उसकी जगह अगर आप फ्रेश जूसेस यूज़ करेंगे, आप बीट रूट ले लें, आप अनार ले लें, आप उसका जूस इस्तेमाल करें, साथ आप खाना खाएं, तो आपका HB ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आप खजूर खाएं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लें, तो उससे आपका HB जो है ना वो बहुत बेहतर हो। आज भी मुझे एक मैसेज आया हुआ था हमारे यहाँ
मैं बल्कि यहाँ जिक्र करती जाऊँ, अलाइड में एक डॉक्टर हैं, आई की स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अतिया। आज सुबह उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका एसबी बहुत कम था। मैंने उन्हें डाइट प्लान दिया और माशाल्लाह सिर्फ डाइट प्लान से ही उनका एसबी 13.5 पे आ गया। और आज वो मुझे मुबारकबाद भी दे रही थी और शुक्रिया भी अदा कर रही थी कि सिर्फ डाइट ही से किसी प्रेग्नेंट खतून का एसबी पूरा हो जाना और फिर एक बेबी का हेल्दी पैदा होना। सो इसमें यही बातें होती हैं कि कंसल्टेशन करनी पड़ती है, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हम अगर ये सोचें कि सिर्फ दवाई के ऊपर ही रहें और सिर्फ मेडिकेशन ही से ये सारा, देखिए मेडिसिन का अपना रोल है, मैं ये नहीं डिनाई करती, जहाँ ज़रूरत होती है मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन जो मुझे लगता होता है कि 99.5% जो ख़वातीन के मसले हैं या दूसरे मसले हैं वो ग़िज़ा से हल हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम लगता है। और अगर हम ओवरऑल बात करें, स्पेशली वो खातून जो प्रेगनेंसी के बाद या तो उनका सी सेक्शन होता है या उनको किसी ना किसी तरह का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, मेडिकल इशू जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, क्या उनके लिए भी कोई डाइट प्लान पोस्ट प्रेगनेंसी होता है? जी जी बिल्कुल इसी तरह से। ये तो बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया। देखिए सी सेक्शन की तो पहले हमें वजूहत देखनी पड़ती है कि क्या वजह बनी, उसमें भी डाइट का रोल होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। देखिए एक खातून जब उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाइपरटेंसिव हम उसे कहते हैं, और अनकंट्रोल उनका बीपी होता है, फिर फौरी तौर पर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या अगर इसको लेके एक खातून शुरू से कॉन्शियस होती, अल्लाह ने ये जो 9 माह दिए ना, ये एक इम्तहान है, इसमें से हमें कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। तो अगर वो माँ शुरू ही से सोडियम रिस्ट्रिक्ट रखती, फैट चीज़ें ना खाती, फैटी चीज़ें, फ्राई चीज़ें ना खाती, जंक फूड ना खाती, तो शायद वो यहाँ तक ना पहुँचती। फिर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, इंसान उसको भी ज़रा साइड पे करे और थोड़ा मूड को अच्छा करे, अपने माहौल को अच्छा करे, तो फिर उसकी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पेश आती ना। अब अगर हो गया तो फिर क्या करना है? देखिए वो तो जब कोई कॉम्प्लिकेशन होती है ना, तो माँ की ज़िंदगी बचाना भी ज़रूरी होती है और बच्चे की ज़िंदगी भी बचाना ज़रूरी, ऑपरेशन फिर ज़रूरी होता है। अब जब हो गया तो फिर 5-6 बातें होती हैं जिसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो अर्ली जो है ना रिकवरी हो जाती है और इंसान एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। सबसे पहले ऑपरेशन के बाद जब खाना पीना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं एनपीओ ब्रेक करना, यानी रात को उस खातून को कुछ खाने के लिए दिया गया, सुबह उसका ऑपरेशन था और फिर सुबह स्टमक, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन स्टमक खाली होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ फूड होगी तो वो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, क्योंकि प्रेशर होता है ना जब एनेस्थीसिया देते हैं। सो इसीलिए कहते हैं रात को थोड़ा सा खाएं, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। इसको हम कहते हैं कि नथिंग पर ओरल पे हमने डाल दिया मरीज को। अब जब उसका ऑपरेशन हो गया अब हमने एनपीओ को ब्रेक करना है, तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले हम उसे नीम गर्म पानी देना चाहिए या ग्रीन टी देनी चाहिए, ये या आप क्रिस्टल यखनी जिसे कहते हैं वो दे दें, ताकि उसकी आंतें स्टार्ट हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से चाहूँगी कि लोग अपनी इस गलती को ठीक करें। जैसे ही मरीज होश में आता है फिर डॉक्टर से अलाउ करता है कि आप खाना पीना शुरू करें, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी कि उस खातून को 7 अप पिलाई जाती है कि जिसको 7 अप के कुछ घूंट दें ताकि इसका सिस्टम शुरू हो, से भूख लगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बिस्किट और चाय दे देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेडिकली और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। चेस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है तो आप कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, वो और ज्यादा काम खराब होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं झंग से, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, क्या पूछेंगे? बहुत अच्छा लगा, लेकिन शुरुआत भी आपसे बात करती हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी देखा ये कि बहुत ज्यादा सुनी है, मेरे बेटे हुई थी तो हम से साइंस पढ़ चेक करते थे ना, तो ये वीकनेस पूरी नहीं होती। आप कह रही हैं आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, जो मैं समझ पाई हूँ पोस्ट प्रेगनेंसी। जी जी बिल्कुल। इसके बाद आप बताएं कि आपने जो मछली खाना बहुत है, ये खाओ और चीजें पता है क्या है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने का। आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से पूछ रही थी, पोस्ट प्रेगनेंसी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि डाइट के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है? जी मैं इसके लिए आपको ये मशवरा दूंगी कि सबसे पहले तो आपको आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए आपके किचन में लगी हुई कि रिच इन आयरन डाइट कौन सी है, ताकि आपके सामने हो, आपकी रोजमर्रा खुराक में वो शामिल होते रहें। उसमें जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि एक तो आपने खुराक वो लेनी है जिसमें आयरन ज्यादा है, नंबर 1 इज दिस।
सम टाइम ये होता है कि हम हाई आयरन वाली चीज़ें खा रहे होते हैं लेकिन हमारे जिस्म को वो लग नहीं रही होती, उसकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि साथ में हम कुछ और चीज़ें ऐसी खा लेते हैं कि आयरन की पूरी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। जैसे कि 7 अप खाने के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे चाय एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, तो वो अगर हम फ़ौरन खाने के साथ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आयरन ऑब्जॉर्प्शन आपकी रुक जाती है। तो बेहतरीन तरीका है कि आप खाना जब खाएं तो प्रोटीन अच्छी वाली लें। और लोग चिकन खाते हैं तो चिकन में इतनी आयरन अच्छी नहीं होती है। अगर आप बीफ और मटन लेंगे बगैर चर्बी के ले लें तो उसका आप अगर सालन बना के या कोफ्ते या कबाब खाएंगे और अच्छी प्रोटीन के साथ आप विटामिन सी लेंगे, जैसे फ्रेश जूसेस है, आप ऑरेंज का जूस ले लें, अनार और बीट रूट जिसे हम चुकंदर कहते हैं, अगर इसका जूस आप बना के वैसे भी पिएंगे और खाने के साथ भी लेंगे, 2-3 खजूरें आप रोजाना खा लिया करें। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में वैसे तो सोडियम ज्यादा होता है, अगर बीपी हाई तो हम मना करते होते हैं, अगर बीपी नॉर्मल है तो आपने उतना ही पानी लेना है जो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। जब आप पालक या साग पका रहे होते हैं या मेथी बना रहे होते हैं, आमतौर पे लोग जब इन चीज़ों को पकाते हैं तो उसका पानी गिरा देते हैं, अब सारी आयरन पानी में चली जाती है, तो लोग कहते हैं जी हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। सो ये तरीका है कि आप खाएं और इस तरह से खाएं कि आपके जिस्म को वो लगे भी। सो बेहतरीन हल ये कि फ्रूट्स, सब्जियां, खजूर, रेड मीट, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करेगी। मरियम, आपके ओपिनियन में ख़वातीन प्रेगनेंसी में क्या गलतियां करती हैं जो सबसे आम आपको नजर आती है? ठीक है, जैसे कि अभी मैम ने आयरन का कहा है, उसमें यही है कि अगर हम आयरन रिच डाइट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम पालक होगी, इस तरह गोश्त वगैरह, चिकन मीट लेते हैं, लेकिन वही जैसे एक तो चाय की बात की है, एक साथ हम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध हो गया, दही, लस्सी, इनका इस्तेमाल फ़ौरन साथ कर लेते हैं, जबकि आयरन जो सी है वो उस कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देती। इसलिए हमें एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादातर इशू आता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है फीमेल्स को, तो उसके लिए भी कोई मेडिकेशन के अलावा आपको चाहिए कि आप डाइट के जरिए उसको कंट्रोल करें। उसमें हम हाई फाइबर डाइट रिकमेंड करते हैं, वो उसके जरिए कंट्रोल किया जा सकता है इसको। एंड ऑफ कोर्स जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे जो कि बेहतर डाइट के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली प्रेगनेंसी एंड न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें, किस तरह बेहतर डाइट और एक बैलेंस डाइट के थ्रू हम बेहतर तरीके से ना सिर्फ प्रेगनेंसी में बट अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारी डेफिशिएंसीज ख़वातीन में नज़र आती हैं, इनफैक्ट बाद में वो काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी भी एंड प्री प्रेगनेंसी भी किस तरह बेहतर तरीके से अपनी डाइट को हैंडल करना चाहिए। मरियम, आपसे ब्रेक में जाने से पहले मैंने ब्रीफली पूछा था एक सवाल और मैं चाहती हूँ अगर आप ये भी बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन कम नहीं कर पाती हैं, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या वजह होती है और डाइट के थ्रू क्या इसको हल किया जा सकता है? आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन हैं, कुछ क्या मोस्टली कहती हैं कि हमारी शादी को इतनी ड्यूरेशन हो गया है लेकिन हमने अभी तक कंसीव नहीं किया। ये एक बहुत आम इशू है। जी बिल्कुल, और उनके टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं। उनके कंसीव ना करने की जो रीज़न्स हैं उनमें से एक रीज़न माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जिसको हम कहेंगे छोटे ग़िज़ाई अज्जा। लाइक उसमें आयरन आ जाएगा, जिंक, सेलेनियम, और इसके अलावा विटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B1, B2, ठीक है, कैल्शियम आ सकता है, विटामिन D आ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी फीमेल को चाहिए कि वो शादी से पहले ही अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखे और अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड करे, वेजिटेबल्स को ऐड करे, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, सैलेड को ऐड किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो उनसे होती हैं उनसे अवॉइड किया जाए, उसकी जगह फ्रेश जूस और फ्रेश वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। एंड हुकूमती सतह पर क्या किया जा सकता है प्रेगनेंसी के हवाले से? एंड बेसिकली आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हमारा जो क्या रद्द अमल होना चाहिए गवर्नमेंट का? देखिए, माँ और बच्चे की सेहत पे तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रही है, जो कि मीडिया पे आ रही है अवेयरनेस ना। देखिए, अवेयरनेस देना और चीज़ होती है, सहूलत देना और चीज़ होती है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। खाली अवेयरनेस किसी का पेट नहीं भरती, ठीक है ना, वहाँ सहूलत देना ज़रूरी होती है। सो मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, अगर आप प्रोवाइड करें वो चीज़ें उन ख़वातीन को जो प्रेग्नेंट हैं और एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में,
जिसमें एक अच्छी डाइट भी आ जाती है। हमारे यहाँ जो डाइट जा रही है वो अभी तक गवर्नमेंट के बजट से नहीं जा रही, ये डोनर्स होते हैं जो खाना देते हैं मरीजों को। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि चलें, खाना तो उनको मिल रहा है, उन तक पहुँच रहा है, इसमें मजीद भी कुछ बेहतरी की जा सकती है, जैसे फ्रूट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, दूसरी चीज़ें, तो वो गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जब बजट ही नहीं होगा डाइट का तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल होगी। अगली बात यह है कि जिस तरह से जब पेशेंट को किसी ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट कहते हैं, फूड सप्लीमेंट। अब फूड सप्लीमेंट जो होते हैं ना, मेरा ख्याल कहता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं तो फिर हमेशा नेचुरल चीज़ें ही बताती हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें बताती हूँ कि जी आप बादाम खा लें, अखरोट खा लें, आप खजूर खा लें, फ्रूट ले लें। तो सारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते, इवन को ये भी कह देते हैं कि ये हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से एक वार्ड के अंदर फार्मेसी से लोगों को दवाइयाँ मिलती है ना, इसी तरह से फूड सप्लीमेंट भी वहाँ से मिलने चाहिए। यानी एक पेशेंट खातून एडमिट हुई है, पहले दिन से उसके पास सप्लीमेंट हो अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी है तो रिच इन आयरन सप्लीमेंट उसको मिले, अगर उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो रिच इन कैल्शियम सप्लीमेंट मिले, और टोटल अच्छी न्यूट्रिशन के भी सप्लीमेंट हैं जो लोगों को दिए जा सकते हैं। मगर फिर वही बात आ जाती है कि किसके लिए कानून बनाने पड़ते हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है और इंतज़ामिया का काम है, मेरा काम है मशवरा देना। तो मैं तो फिर खुराक के ज़रिए ही हम बता देते हैं कि नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं। जैसे आजकल मोरिंगा बड़ा कॉमन है, उसमें आयरन भी बहुत अच्छी है, कैल्शियम भी बहुत अच्छी, तो हम लोगों को ये कहते हैं कि आप मोरिंगा का कहवा पी लें। चलें, अगर आपकी आयरन की कमी, साथ ये भी सप्लीमेंट के तौर पे आप यूज़ कर लें। इसी तरह से हमारी सोसाइटी को भी चाहिए, सारी बात हमें गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ देनी चाहिए, सोसाइटी को भी चाहिए कि ऐसे मुखैर हजरात जो ऑलरेडी बहुत सारा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, वो कुछ इस तरफ भी तवज्जो दें कि मरीज़ों को खुराक जो है वो डिब्बे की शक्ल में, खजूरें होगी जैसे, ठीक है, इसी तरह से फ्रूट्स के पैकेट्स बना के वो दें, बजाय इसके कि आप सारा दिन सालन रोटी बांटते रहते हैं। वो तो चलें, खानी है किसी ने जो भी खानी, लेकिन ये जो स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन की ज़रूरत है ना, ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के हवाले से डोनर्स आएँ हमारे पास और वो हमें पैकिंग में वो चीज़ें दें ताकि मरीज़ों तक, वो खवातीन तक पहुँचें। क्योंकि मेरी नज़र में वो जो 7-8 दिन वार्ड के अंदर एक खातून का रहना, वही दिन होते हैं अगर वहाँ पे केयर हो गई, जैसे कि आप नट्स वगैरह के डिब्बे बना लें, आप खजूरों के डिब्बे बना लें, फ्रूट्स के डिब्बे बना के उनको दें। अगर उस ड्यूरेशन में उनकी अच्छी केयर हो गई तो वो घर भी जल्दी जाएगी, अगर उसका ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन जल्दी ठीक होगा उसका, और वो बच्चे को चूँकि उसने फीड करवानी है तो बच्चे की खुराक भी उसी के अंदर आ जाएगी। माँ अच्छा खाएगी तो इसका मतलब बच्चे को खुराक जा रही है। सो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी कम्युनिटी में जो मुखैर हजरात हैं अगर इस पर तवज्जो दें तो ये बहुत इसमें बेहतरी आ सकती है। और फार्मेसी पे मिलें ये चीज़ें, हॉस्पिटल की फार्मेसी पे लोगों को मिलें तो गायनी वार्ड में जो केस ख़राब होते हैं यानी प्रोलॉन्ग करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोग जल्द ठीक होकर घरों को जाएंगे और माएँ भी सेहतमंद होंगी और बच्चे भी सेहतमंद होंगे। मार्च न्यूट्रिशन मंथ है, इस हवाले से क्या किया जा सकता है और इस महीने में जी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हम सब अपने? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ चीफ डाइटिशियन मैं पूरा साल ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ कि मैं आवाम तक अवेयरनेस दूँ। कुछ आपके रेफरेंस से, आपके इस प्लेटफॉर्म से, कुछ इससे हटके भी होते हैं। तो लेकिन ये स्पेसिफिकली जो है मार्च का जो मंथ है इसमें जो हम करने जा रहे हैं, हम एक न्यूट्रिशन वॉक कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी इंतज़ामिया को भी मैं चाह रही हूँ कि मैं इन्वॉल्व करूँ। उसके लिए मैं वीसी ऑफिस तक भी गई हूँ और मैं भी गई हूँ, डॉक्टर्स को भी साथ लेके हम इंशाल्लाह एक न्यूट्रिशन वॉक करेंगे जो अलाइड से लेके हमारे मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, डॉक्टर्स शामिल होंगे, ताकि लोगों को पता चले जो वहाँ पे आ रहे हैं कि ग़िज़ा की भी कोई अहमियत है। अगली बात यह है कि फिर हम एक सेमिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनकी जो इस ड्यूरेशन में कौन सी ग़िज़ाएँ दी जाएँ या उनकी केयर की जाए ताकि वो जल्द ठीक हो, जिसमें प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशन केयर पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है ताकि लोगों के ऑपरेशन से पहले उनकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की जाए और उनका अच्छा ऑपरेशन हो जाए, और ऑपरेशन के बाद इस पे हम इंशाल्लाह सेमिनार करने जा रहे हैं। उसके बाद में हमारी जो हॉस्पिटल की ओपीडी है आउटडोर पेशेंट्स के लिए, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं हर साल ये करती हूँ, हम एक ना ग़िज़ाई कैंप कंडक्ट करेंगे जो पूरा हफ्ता रहेगा। तो वहाँ पे आवाम आ सकती है, अपने जो भी मामला है तो उसके लिए वो जो है ना हमसे कंसल्ट कर सकती है। फर्दर ये कि हम अलाइड हॉस्पिटल में है, डाइट डिपार्टमेंट में है, तो जब जिसका दिल चाहे वो हमारे पास ओपीडी से स्लिप लेके आए, हम इंशाल्लाह उसे फैसिलिटेट करेंगे। आई थिंक बड़ा ही अच्छा रहा आज का ये सेगमेंट, स्पेशली आप लोगों की हेल्थ के हवाले से। एट द एंड ऑफ द डे अगर सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं है तो बाकी सब कुछ हो भी तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह नहीं गुजार पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।